द क्रिटिकल पैट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ अमेरिका से शरीके गुफ्तगू हैं ऋषि भारद्वाज साहब। ये वहाँ पीएचडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और यूनिवर्सिटी का नाम है लमार, LAMAR। ये टेक्सास के शहर बोमांट में सिचुएटेड है और इनका ताल्लुक मध्य प्रदेश के शहर सतना से है। ऋषि जी, आप बहुत इंटरेस्ट लेते हैं पाकिस्तान में, तो कैसे आपकी डेवलप हुई ये इंटरेस्ट पाकिस्तान में? जी 2010 में मैं YouTube स्क्रॉल कर रहा था, तो उसमें जैद हामिद का एक वीडियो आया, तो वो मैंने वीडियो देखा। सो आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड बाय हिज व्यूज। तो वहां से फिर मैंने पाकिस्तान के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, और जो ओपिनियन मेकर्स हैं वहाँ के, और जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, और जो न्यूज चैनल्स हैं, तो उसमें फिर मैंने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया, एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। तो अब किन किन ओपिनियन लीडर्स को आप जानते हैं पाकिस्तान के? इश्तियाक अहमद एंड ओरिया मकबूल जान, ऑफ कोर्स, लाइक जैद हामिद का मैंने नाम लिया ही है। आप हो गए हामिद भाषानी, हामिद मीर। सो आई लिसन टू ओके, दिस पीपल। तो आप मेरा चैनल भी देखते हैं, तो आपको पता है कि मेरा चैनल का तो मकसद ये है कि इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत अच्छे हों। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी हिस्ट्री जो है ना, वो ये इंडिकेट करती है कि हमारे ताल्लुकात या तो ख़राब होते हैं या बहुत ख़राब होते हैं। तो आपके ख्याल में कैसे ये ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं और किस तरह ये दोनों मुल्क अमन में दोस्ती के साथ रह सकते हैं? देखिए, इंडिया पाकिस्तान के बीच जो मेन इशू है वो साइकोलॉजिकल इशू है। सो द मेन इशू इज साइकोलॉजिकल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। क्या मतलब आपका साइकोलॉजिकल है? कश्मीर का इशू जो है वो तो एक सॉलिड इशू नहीं है क्या? नो, आई डोंट। किसी भी पाकिस्तानी से आप बात करेंगे, वो कहेगा जी बिल्कुल अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए इंडिया से, लेकिन पहले कश्मीर का मसला जो है ना उसको रिजॉल्व करो। नो, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जनरल मुशर्रफ ने कराची में कहा था कि अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच कश्मीर जो है वो रिजॉल्व हो भी जाता है, तो भी इंडिया के साथ एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। तो ये साइकोलॉजिकल है, एंड कश्मीर इशू इज नॉट द बेसिक इशू। तो आप कैसे देखते हैं कश्मीर इशू को, और पाकिस्तान में इसको कैसे देखा जाता है? आपको अंदाजा होगा, और इंडिया में कैसे देखा जाता है इसको? देखिए, पाकिस्तान में काफ़ी जो है इंफॉर्मेशन की कमी है ऑन कश्मीर इशू, और लोग ज़्यादा जानते नहीं हैं कश्मीर इशू के बारे में, क्योंकि पाकिस्तानी हिस्ट्री इज फुल ऑफ ब्लंडर्स ऑन कश्मीर इशू। और जो सबसे पहला जो स्टार्टिंग जो हुई, जेनेसिस ऑफ कश्मीर इशू, दैट स्टार्टेड जब जो है जूनागढ़ की एक्सेशन जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली। और उसका कोई बेसिस नहीं था, बिकॉज जूनागढ़ वाज अ हिंदू मेजॉरिटी प्रिंसली स्टेट। बट फिर भी पाकिस्तान एक्सेप्टेड द एक्सेशन। और वहां से जो है, और एम्बेसडर शाहिद अमीद ने भी कहा है कि उससे पाकिस्तान का केस काफी कमजोर हुआ ऑन कश्मीर। हाँ, उन्होंने तो ये लफ्ज इस्तेमाल किया है, इरोड, के यस। इट इरोडेड पाकिस्तान केस ऑन कश्मीर। तो लेकिन बाद में भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट किया कि कश्मीर एक इशू है। तो इसको आपके ख्याल में क्या इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन है क्या? जी देखिए, प्लेबेसाइट ऑफर की थी लॉर्ड माउंटबेटन ने जिना को ऑन November 1st 1947 लाहौर में। बट जिना रिफ्यूज टू होल्ड अ प्लेबेसाइट इन हैदराबाद, बिकॉज व्हाट माउंटबेटन ऑफर्ड कि जो तीनों प्रिंसली स्टेट्स हैं, जूनागढ़, कश्मीर एंड हैदराबाद, वहां पर प्लेबेसाइट करवा ली जाए। तो जिना ही रिफ्यूज टू होल्ड अ प्लेबेसाइट इन हैदराबाद, क्योंकि उन्होंने कहा कि हैदराबाद जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहना चाहता है। सो उसको जो है प्लेबेसाइट के लिए या एक्सेशन के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। एंड दैट्स व्हाई ही रिफ्यूज्ड प्लेबेसाइट इन हैदराबाद, एंड हिज पॉलिसी वाज डिफरेंट ऑन हैदराबाद, कश्मीर एंड जूनागढ़। तो कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी उनकी पॉलिसीज में ऑन दीज प्रिंसली स्टेट्स। अच्छा, आपने ऋषि जी ये किताब है एजी नौरानी साहब की, ये देखी है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ये कराची में पब्लिश की। इसके भी मेरा ख्याल है 331 पेज है, उस पे उन्होंने इस तरह का जिक्र किया है कि माउंटबेटन ने एक ऑफर की थी इस तरह की। आपने कहाँ पढ़ा ये? या माउंटबेटन रोट अ लेटर टू पंडित नेहरू, हम्म। और उसमें उन्होंने, और ये सरदार पटेल कॉरेस्पॉन्डेंस, दुर्गा दास ने ये बुक लिखी है, ऑथर इज दुर्गा दास, एंड इन सरदार पटेल कॉरेस्पॉन्डेंस आप वो पढ़ सकते हैं। वॉल्यूम फर्स्ट, पेज 73 to 74 आई थिंक।
तो और क्या पाकिस्तान ने ब्लंडर्स की, जो आपने कहा कि पाकिस्तान ने बहुत सी ब्लंडर्स की कश्मीर इशू पे? देखिए टिल 1965 तक जो है इंडिया में काफी सारे लोग जो है वो चाहते थे कि पाकिस्तान के साथ रिलेशंस अच्छे हों और उसके लिए कश्मीर का डिस्प्यूट जो है वो जो है रिजॉल्व हो, और दैट ग्रुप वाज लेड बाय जयप्रकाश नारायण, एंड ही आल्सो रोट एन आर्टिकल इन हिंदुस्तान टाइम्स ऑन April 20th 1964 कि पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस दे आर एक्सट्रीमली नेसेसरी फॉर पीस इन साउथ एशिया, और उसके लिए कश्मीर इशू भी रिजॉल्व होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई पूरा आउटरीच जो हुआ था, आपने तो वो पढ़ाई होगा इन 1964 अप्रैल, जब शेख अब्दुल्ला पाकिस्तान गए थे, एंड ही वेंट देयर विथ एन आइडिया ऑफ कॉन्फेडरेशन between India and Pakistan, and Pandit Nehru believed all his life that India and Pakistan have to come together, तो इन्हें नजदीक आना ही होगा, और वो एक कॉन्फेडरेशन का जो है प्रपोजल लेके गए थे, बट अयूब खान रिफ्यूज्ड, और अयूब खान ने शेख अब्दुल्ला से कहा कि मैं तो कश्मीर को आजाद कराना चाहता हूं और तुम पूरे पाकिस्तान को गुलाम बनाने का प्रपोजल लेके आए हो, एंड ही काइंड ऑफ डिसमिस्ड शेख अब्दुल्ला। और फिर 1965 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया टू कैप्चर कश्मीर वैली, सो दैट मेड इट स्टेटस को परमानेंट, और उसने सिचुएशन को काफी हद तक परमानेंट और कंजील कर दिया, क्योंकि आप यू कैन नॉट, आप जो है जो चीज जंग के मैदान में हार गए वो अब पाकिस्तान चाहता है कि उसको नेगोशिएटिंग टेबल पर मिल जाए, बट दैट डजंट हैपन, ऐसा नहीं होता है। आपने अटैक किया, आप जंग हार गए, मैटर इज फिनिश्ड। अच्छा ऋषि जी, आप काफी क्लोजली वॉच करते हैं पाकिस्तान को। आपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की स्टेटमेंट्स भी देखी होंगी, तो उन्होंने ये कहा है कि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो एक रास्ते में हमारे रुकावट है, वरना अच्छे ताल्लुकात हो सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के। और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को फाशिस्ट भी कहा। तो आपका ताल्लुक तो बीजेपी से नहीं है, आप बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कैसे देखते हैं आप इन स्टेटमेंट्स को? जी देखिए, जब पार्टीशन हुआ था तब तो आरएसएस और बीजेपी पावर में नहीं थी, तब तो कांग्रेस थी, महात्मा गांधी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और इन लोगों और कांग्रेस को भी एक हिंदू कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन कहा गया, और महात्मा गांधी को हिंदू सुप्रीमेसिस्ट कहा गया। तो ये तो हमेशा से ही चला आ रहा है कि जो भी पावर में होगा इंडिया में उसको फासिस्ट और उसको हिंदू सुप्रीमेसिस्ट कहा जाएगा। और अगर गांधी और नेहरू इतने ही अच्छे थे तो फिर पार्टीशन क्यों हुआ, अगर वो इंडिया बहुत ही अच्छा था। तो आपको नहीं लगता कि इस आर्ग्यूमेंट में कोई जान है, कोई वजन है इसमें? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान में कि इंडिया ने अब तक पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया या दिल से तस्लीम नहीं किया और वो अखंड भारत चाहता है। आप इस आर्गुमेंट को कैसे देखते हैं? जी, अगर अखंड भारत की अगर डिजायर होती तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर, जो है पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट ही नहीं करती कांग्रेस और इंडियन लीडरशिप। इंडियन लीडरशिप ने पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट किया, तो इट मींस कि उन्होंने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया, और आज भी हमारी एम्बेसी है पाकिस्तान में, एंड वी हैव रिलेशंस विद पाकिस्तान। और यहाँ तक कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी तो मीनारे पाकिस्तान भी होके आए थे, बट उसके बाद क्या मिला? कारगिल वॉर। तो इंडिया ने तो डे वन से ही पाकिस्तान को तस्लीम किया है। तो मुझे याद पड़ता है कि शाहिद सिद्दीकी एक जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली में रहते हैं वो। जी, उन्होंने उन्होंने कहा, 2000 नरेंद्र हाँ, मोदी से उन्होंने इंटरव्यू लिया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी, जी। मोदी से, और उन्होंने पूछा था अखंड भारत के बारे में, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी उन्होंने रिप्लाई किया कि ये जो है मुसलमानों की चाल हो सकती है, क्योंकि इंडिया हिंदू मेजॉरिटी हो सकता है अगर अखंड भारत बन जाए, तो ये किसी भी हालत में ना फीसिबल है ना प्रैक्टिकल है। बिकॉज सैयद अहमद खान सेड वे बैक इन 1887-88 कि इंडिया में ब्रिटिश रूल वो नेसेसरी है, क्योंकि अगर ब्रिटिश चले जाते हैं तो विच मीन्स लाइक हिंदूज और मुसलमानों के बीच कौन थ्रोन पे बैठेगा, इसकी जो है लड़ाई हो जाएगी, इसके बीच कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। तो टू नेशन थ्योरी जो है सबसे पहले सैयद अहमद खान ने प्रोपेगेट कर दी थी इन 1880s, वे बिफोर एनीबडी ऑफ देम like Mahatma Gandhi or Mr. Jinnah came on to the political scene. आप सर सैयद अहमद खान की बात कर रहे हैं? Yes, the founder of Aligarh Muslim University. और इंटरेस्टिंगली यही लॉजिक मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने लाहौर स्पीच में कही थी कि हाउ माई सेल्फ एंड ब्रदर गांधी कैन बी इक्वल। ब्रदर गांधी हैज 3 votes while I have only 1 vote.
अच्छा सर, सैयद अहमद खान ने तो उनकी एक बड़ी मशहूर स्पीच है कि हिंदू और मुसलमान ये खूबसूरत दुल्हन की दो आंखों की तरह हैं, वो दोनों आंखें अगर सही होंगी तो वो दुल्हन खूबसूरत होगी। तो वो तो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पे भी यकीन रखते थे। बट 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई है, कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई है, उसके बाद ही उन्होंने कह दिया था कि इंडिया में ब्रिटिश रूल वो काफी जरूरी है और इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं चल सकती है। और सेम यही लॉजिक जो है मुस्लिम लीग ने यूज किया कि इंडिया में डेमोक्रेसी सुटेबल नहीं है जैसी डेमोक्रेसी इंग्लैंड में या यूरोप में है, वन मैन और वन वोट। अच्छा ऋषि जी, पाकिस्तान में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इंडिया ने अब तक टू नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया, जो कि बेसिस है पाकिस्तान की क्रिएशन की। तो इस वजह से भी उनको ये डाउट होता है कि उन्होंने पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया। इस आर्गुमेंट को आप कैसे देखते हैं? जी, टू नेशन थ्योरी तो हमारे इंडियन एथोस और प्रिंसिपल्स और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि वो लोगों को बांट देती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। और अगर हम टू नेशन थ्योरी एक्सेप्ट करते हैं तो इंडिया में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमानों का क्या होगा? तो इसीलिए हमने पाकिस्तान को तो एक्सेप्ट किया है, पर टू नेशन थ्योरी को कभी भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो है हमारा मीडिया ये कहता है कि आजकल जो हालात हैं इंडिया में, नरेंद्र मोदी ने टू नेशन थ्योरी को सही साबित कर दिया है। इस आर्गुमेंट को आप कैसे देखते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जो है डिस्क्रिमिनेशन है, उनको उनकी परसिक्यूशन हो रही है? देखिए देखिए, क्या डिस्क्रिमिनेशन का अगर पूछा जाए तो ये लॉजिक और ये आर्ग्यूमेंट तो 1937 में जो कांग्रेस गवर्नमेंट्स बनी थी उनके अगेंस्ट भी दिया गया था कि कांग्रेस के कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट कैंपेन चला रही है कांग्रेस गवर्नमेंट्स और मुस्लिम्स का परसिक्यूशन हो रहा है। जबकि उस टाइम के ब्रिटिश गवर्नर्स और वाइस रॉय ने खुद कहा कि ये क्लेम्स पूरी तरह से जो है अनफाउंडेड है और इन क्लेम्स में कोई सच्चाई नहीं है कि मुस्लिम्स की परसिक्यूशन हो रही है। और आज भी देखिए, स्टेट कंप्लीटली सेकुलर है इंडिया का, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है मुस्लिम के अगेंस्ट। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसका बेनिफिट जो है मुस्लिम्स को भी इक्वली मिलता है, विच इंक्लूड्स स्कॉलरशिप्स और चीप होम्स और होम लोन्स एंड अदर काइंड ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। तो मुझे तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखती है बाय द गवर्नमेंट। आपने 1937 की बात की जब कांग्रेस ने मिनिस्ट्रीज बनाई। जी आपको पता है कि हमारे यहाँ टेक्स्ट बुक्स में उन कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के बारे में काफी कुछ लिखा जाता है, काफी कुछ पढ़ाया जाता है, और उसमें यह भी पढ़ाया जाता है कि कांग्रेस मिनिस्ट्रीज ने अनस्पीकेबल अट्रॉसिटीज की, नाकाबिले बयान मजालम ढाए मुसलमानों पे। तो क्या आपको उसमें कोई वजन नजर नहीं आता इन एलिगेशंस में, इन जी, एक्यूजेशंस में? ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने खुद उस टाइम कहा कि ये क्लेम्स पूरी तरह से प्रोपेगेंडा है और अनफाउंडेड हैं, जो कि हमेशा से ही सिंपैथेटिक थे टुवर्ड्स मुस्लिम लीग। बट उन्होंने भी कहा कि इन क्लेम्स में कोई सच्चाई नहीं है। तो अच्छा, कुछ अरसा पहले, 4-5 साल हो गए मेरे ख्याल में इसको, वेंकट धूलीपाला की एक किताब आई थी। जी, क्रिएटिंग अ न्यू आ, मदीना। हाँ, क्रिएटिंग अ न्यू मदीना। यस। पिछले दिनों अब्दुल बासित साहब, जो फॉर्मर एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, इंडिया में एम्बेसडर थे वो, उन्होंने भी इस किताब की तारीफ की। आपने भी ये किताब पढ़ी है, आपको कैसी लगी ये किताब? जी, ये किताब काफी जो है मिथ्स उसको बस्ट करती है कि लाइक जिना वाज ए सेकुलर पर्सन और ही वाज अ सेकुलर लीडर। और वो पूरा कैंपेन जो मुस्लिम लीग का था, इन स्पेशली इन उत्तर प्रदेश, जो कि उस टाइम यूनाइटेड प्रोविंस जिसे कहा जाता था, तो जो पूरा कैंपेन था फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, तो पूरा उसको जो है उन्होंने डीपली स्टडी किया है कि वहां पर स्ट्रीट पर क्या एटमॉस्फियर था और क्या आर्गुमेंट रखे गए फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड बाय द मुस्लिम लीग, और किस टाइप का प्रोपेगेंडा किया गया। तो उसमें काफी डिटेल में जो है डिस्कशन एंड डिस्कशन बिटवीन मुस्लिम उलेमास आल्सो, तो उसको भी काफी डिटेल में डिस्कस किया गया है उस बुक में। तो क्या इस किताब का बेसिक आर्गुमेंट ये है कि जिन्ना साहब सेक्युलर नहीं थे? यस। जबकि जबकि आप अगर उनकी 11 अगस्त वाली स्पीच पढ़ें, और उस तकरीर के बारे में आपको पता है कि हेक्टर बलीथो, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जिनको हायर किया था जिन्ना साहब की बायोग्राफी लिखने पे, उन्होंने ये कहा है कि वो उनकी ग्रेटेस्ट स्पीच थी। यस। अपनी ग्रेटेस्ट स्पीच में तो उन्होंने
बिल्कुल सेकुलरिज्म की बात की, अगरचे सेकुलरिज्म का लफ्ज पाकिस्तान में एक एक गाली की तरह बन गया है, इट इज अ डर्टी वर्ड, लेकिन उसमें जो विजन दिया गया है, और वो विजन क्या है, इक्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट और क्रीड, दैट हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। यानी आपका मजहब, जात कुछ भी हो, उसका रियासत के अमूर से, रियासत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। अगर ये सेकुलरिज्म नहीं है तो फिर क्या है सेकुलरिज्म? और ये भी आपको पता होगा, एक मिनट ऋषि जी, कि औरिया मकबूल जान ने यहां तक कहा है कि ये स्पीच जो है ये एक फॉर्जरी है, ये जालसाजी है, ये स्पीच कभी की ही नहीं गई। और मैं हैरान था कि कभी किसी पाकिस्तानी हिस्टोरियन ने, किसी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने 50s में या 60s में, 70s में, 80s तक भी किसी ने यह दावा नहीं किया। और उस वक्त तक काफी ऐसे लोग जिंदा थे जिन्होंने ये तकरीर खुद सुनी या अखबारों में पढ़ी या किताबों में पढ़ी, तो उन्होंने इतना बड़ा ये क्लेम कर दिया था कि ये तकरीर कभी की ही नहीं गई, क्योंकि उनके लिए जरा मुश्किल होता है ना इसको जस्टिफाई करना, क्योंकि ये विजन जो है वो सेकुलरिज्म का विजन है। देखिए आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए मिस्टर जिन्ना के पास कोई भी क्लियर विजन नहीं था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये स्पीच अगर आप देखें तो इसमें जो है उन्होंने इक्वालिटी की बात की, और जो है लाइक यहाँ तक कहा कि जो हिंदू मुस्लिम, उन्होंने कंपेयर किया हिंदू मुस्लिम जो रिलेशंस हैं, ही कंपेयर टू शिया सुन्नी रिलेशंस और इंट्रा मुस्लिम रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट सेक्ट्स इन द मुस्लिम कम्युनिटी। तो उनकी आइडियोलॉजी और फिलोसॉफी में कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं थी, क्योंकि उसके पहले अगर आप उनकी स्पीचेस देखें, उन्होंने किस टाइप की स्पीचेस दी कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और एक साथ नहीं रह सकते हैं। और यहाँ तक उन्होंने एक मुस्लिम लीग के वर्कर को कहा था कि जो पाकिस्तान हम बना रहे हैं, ये हम एक मस्जिद के लिए जमीन ले रहे हैं, और एक बार जब हमें जमीन मिल जाएगी तो हम डिसाइड करेंगे कि इस पर कैसी मस्जिद बनानी है। तो ये आर्गुमेंट उन्होंने दिया था। और फिर उन्होंने जो कैबिनेट मिशन प्लान के बाद जो उन्होंने कहा था कि वी आर बिडिंग गुड बाय टू कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, और अब हमारे पास भी एक पिस्टल है और अब हम उसका यूज भी करेंगे। और उनसे पूछा गया कि ये नॉन वायलेंट होगा, आपका डायरेक्ट एक्शन दे, तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एथिक्स। तो काफी कंट्राडिक्शन मिल जाती है। और उसके बाद इवन आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, जिन्ना सेड ऑन जनवरी 25, 1948 कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुरान और सुन्नत पर बेस्ड होगा। तो अगर कुरान और सुन्नत पर बेस्ड होगा तो सब लोग इक्वल तो नहीं हो सकते हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस जो है जिन्ना की पूरी लाइफ में आपको नजर आएंगी, और यही कारण है कि जो ये कंफ्यूजन, आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन पाकिस्तान में आज तक पाया जाता है। और इसकी स्टार्टिंग हुई थी जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। उसी टाइम जो 12 और 13 हिंदू मेंबर्स थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया है कि ऑल सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, दिस इज अगेंस्ट द विजन ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन तब से है और आज तक जो है जो जारी है, क्योंकि जो जिस टाइप का जो कैंपेन था मुस्लिम लीग का फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, वो किसी भी कंडीशन में एक सेकुलर कैंपेन नहीं था। और इवन मोहम्मद अली जिन्ना ने जो कश्मीर में ट्राइबल इन्वेजन हुई थी उसमें कहा कि द ट्राइबल्स शुड इनकलकेट द स्पिरिट ऑफ मुजाहिदीन। तो इस टाइप के भी स्टेटमेंट्स हैं, और हिंदूज विल सीज टू बी हिंदूज एंड मुस्लिम्स विल सीज टू बी मुस्लिम्स। तो काफी इनकंसिस्टेंसी है उनके जो है लाइफ में एंड उनकी आइडियोलॉजी में। या ही वांटेड, वो चाहते थे लाइक सम काइंड ऑफ इस्लामिक डेमोक्रेसी, सम काइंड ऑफ इस्लामिक सेकुलरिज्म। बट इस्लामिक डेमोक्रेसी और इस्लामिक सोशलिज्म क्या है इसको उन्होंने कभी डिफाइन नहीं किया, और उनको खुद नहीं पता था कि ये क्या होता है। और वो आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन आज तक है कि आखिर इस्लामिक डेमोक्रेसी है क्या चीज, इस्लामिक सोशलिज्म क्या है। अच्छा ऋषि जी, ये जो स्टेटमेंट आप कोट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम एक मस्जिद बना रहे हैं, ये मेरी नजर से नहीं गुजरी, हालांकि मैं काफी इंटरेस्ट लेता हूं इन मामलात में। बहरहाल एक दो चीजें मैं आपको ये गोशतगुजार वेंकट करना चाहता हूं। धुलीपाला ने कोट की है क्रिएटिंग अ न्यू मदीना बुक में। ओके, इसके साथ साथ मैं आपको भी कोट करूं अगर एक दो चीजों पे, कि राजा साहब महमूदाबाद ने एक आर्टिकल लिखा था। वो आपको पता है कि तहरीक पाकिस्तान के एक इंपॉर्टेंट लीडर थे, और खजानची भी रहे वो मुस्लिम लीग के, काफी अमीर आदमी थे वो। तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, मेरा ख्याल है 1971 में,
तो उसमें उन्होंने लिखा कि जिन्ना साहब ने मुझे मना कर दिया था, मैं इस्लामिक स्टेट की एडवोकेसी किया करता था मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से। तो वो कहते हैं कि मुझे जिन्ना साहब ने मना कर दिया कि आप मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से इस्लामिक स्टेट की बात ना किया करो। तो ये चीज भी एक रिकॉर्ड पे है। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस की आपने बात की, उस वक्त जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके कोई 75 के करीब मेंबर्स थे। उसमें आपको पता 12-13 है कि हिंदू मेंबर्स थे। उसमें जो है मेरा ख्याल 10 थे नॉन मुस्लिम्स। उसमें से 75 में से सिर्फ 21 लोगों ने, 21 पीपल, दे वोटेड फॉर द रेजोल्यूशन। यस, तो इसकी भी तो सिग्निफिकेंस होगी ना। हाँ, तो आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन स्टार्टिंग से ही था एंड ही नेवर डिफाइंड, उन्होंने कभी डिफाइन नहीं किया। और कैसे मतलब आप जाएंगे टुवर्ड्स इस्लामिक डेमोक्रेसी, ये भी उन्होंने कभी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है और उसमें डिसाइड की जाएंगी ये सब चीजें। तो ये था कि एक बार पाकिस्तान बन जाए फिर हम डिसाइड करेंगे कि उसको क्या बनाना है और कैसे बनाना है। सो काफी हद तक एम्बिग्विटी थी। और ये भी एक मिथ है कि लाइक ही डिडंट, क्योंकि what I think that he wanted a theo democracy in Pakistan, not exactly a theocratic state and not exactly a democratic state, क्योंकि कहा जाता है कि वो तो मौलाना और मुल्ला इनसे दूर रहते थे, बट उनके जो रिलेशंस थे विद शब्बीर अहमद उस्मानी, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। एंड ही प्लेड अ लीडिंग रोल, शब्बीर अहमद उस्मानी, इन द इलेक्शन कैंपेन ऑफ 1946 इलेक्शंस। और लेकिन ऋषि जी, काफी काफी उन्होंने जो है मतलब वो इलेक्शन में जाके जो है कैंपेन किया मुस्लिम लीग के लिए। और जो कैंपेन था वो विशियसली जो है कम्युनल था। उसमें यहाँ तक कहा गया कि ये पानीपत की जंग है, ये इलेक्शन, और इसमें आपको जीतना ही है और आपको मुस्लिम लीग के लिए वोट करना ही है। तो काफी वो विशियसली जो है कम्युनल कैंपेन थी। तो ये भी आपने उसी किताब में पढ़ा जो प्रोफेसर वेंकट धूलीपाला ने लिखी है, विच वन? क्रिएटिंग अ न्यू मदीना में है सारा कुछ ये। कि पानीपत की जंग है ये, तो इसके हम्म। लिए आप जो है आप मुस्लिम लीग को वोट दें, यू ट्रीट इट लाइक अ बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें आपको जीतना ही है। अच्छा, ये आपके इल्म में है कि चिटागांग में जिन्ना साहब ने एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने इस्लामिक सोशलिज्म की बड़ी हिमायत की थी। हाँ, बट उनके पास कोई विजन नहीं था कि इस्लामिक सोशलिज्म आखिर है क्या चीज, ओके। और कभी डिफाइन नहीं किया उन्होंने कि कैसे उस तरफ हम जाएंगे। और ये यही लेकिन आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन है। लेकिन ऋषि जी, ये भी बात है ना कि देखिए, शबीर अहमद उस्मानी ने भले काम किया पाकिस्तान मूवमेंट में, लेकिन उनको जिन्ना साहब ने कोई अहम ओहदा नहीं दिया। अगर यस, पाकिस्तान बना था इस्लामिक लॉ के लिए, तो फिर मौलाना शबीर अहमद उस्मानी को लॉ मिनिस्टर होना चाहिए था, ना कि जोगिंदर नाथ मंडल को। जोगिंदर ये नाथ मंडल तो एक हिंदू थे। ये एक और कॉन्ट्राडिक्शन देखिए। तो कंट्राडिक्शन उनकी पूरा लाइफ में, उनकी पूरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में कंट्राडिक्शंस देखने को मिलते हैं। और ये भी कहा जाता है कि वो काफी डेमोक्रेटिक थे और ऐसे थे, बट जो उनका बिहेवियर था इन द कैबिनेट, ही वाज रनिंग अ वन मैन शो। और यहाँ तक एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि जो भी डिसएग्री करेगा मिस्टर जिन्ना से कैबिनेट में, वो मिनिस्टर को रिजाइन करना होगा इन 1947, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1947। हम्म। सो काफी डिक्टेटोरियल था उनका एटीट्यूड इन द कैबिनेट। और वो तो गवर्नर जनरल थे, ही वाज नॉट द प्राइम मिनिस्टर। और अगर कैबिनेट में डिस्कशन नहीं होगा, डिसएग्रीमेंट एग्रीमेंट्स नहीं होंगे, तो वो फिर कैबिनेट कैसे हुई? कैबिनेट तो फोरम ही होता है डिस्कशन के लिए। अच्छा ऋषि जी, पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं वो ये कहते हैं कि जिन्ना साहब पार्टीशन नहीं चाहते थे, वो तो इंडिया में इकट्ठे रहना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने उनको पुश किया सेपरेटिज्म की तरफ। उनको तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर कहा था सरोजिनी नायडू ने। तो वो कैबिनेट मिशन प्लान को भी मान गए थे, लेकिन बाद में पंडित नेहरू ने एक स्टेटमेंट दी जिसकी वजह से वो कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो नाकाम हो गया और मुस्लिम लीग जो है वो दूसरी तरफ चली गई। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, मिस्टर जिना ही वाज, वो काफी एलिटिस्ट पर्सन थे। और लाइक वो ही डिडंट एग्री विद द मेथड्स अडॉप्टेड बाय गांधी जी ऑफ मास प्रोटेस्ट और सत्याग्रह और नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में बिलीव करते थे, और इस टाइप का वो मास मोबिलाइजेशन वो इसको लाइक नहीं किया करते थे। तो
ही डिसएग्रीड विद महात्मा गांधी, और फिर जो है 1920 में जब उन्होंने देखा कि गांधी हैज बिकेम द बिगेस्ट लीडर इन कांग्रेस, तो उन्होंने फिर जो है रिजाइन कर दिया कांग्रेस से। और आपने जहां तक बात की है कैबिनेट मिशन प्लान की, आप 1940 से कंसिस्टेंटली जो है मिस्टर जिन्ना की आप स्पीचेस देख सकते हैं, और उन्होंने खुद कहा था कि पाकिस्तान कोई बार्गेनिंग चिप नहीं है कि मुसलमानों को उनके राइट्स दिए जाएं इंडिया में। वी आर सिंसियर अबाउट पाकिस्तान। और कैबिनेट मिशन प्लान जहां तक है वो काफी वेग था, और उसमें काफी जो है वेगनेस थी उसके काफी सारे प्रोविजंस में। उसमें एक प्रोविजन ये था कि कोई भी स्टेट जो है वो यूनियन से सेसीड कर सकता है आफ्टर 10 इयर्स। और ये जो अंडर दिस स्कीम पंजाब एंड बंगाल they could have seceded from India, पूरा वो we could have lost the whole of Punjab and Bengal। तो इस कारण को देखते, इस वजह से कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया पार्टीशन, क्योंकि टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1946 वीपी मेनन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे इनके लॉर्ड माउंटबेटन के, तो उनकी एक डिस्कशन हुई सरदार पटेल से। तो उसमें उन्होंने डिस्कस किया फॉर कि कंट्री कि हमें क्या करना चाहिए। सरदार पटेल बेसिकली आस्क्ड हिम कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो सरदार पटेल तो वीपी मेनन ने कहा कि बेटर तो यही है कि हम पार्टीशन अभी एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि जिन्ना अपनी पाकिस्तान की डिमांड कभी नहीं छोड़ेंगे। और ये अच्छा है कि इट्स बेटर टू एक्सेप्ट पार्टीशन नाउ रेदर देन टू ग्रेविटेट टुवर्ड्स अ सिविल वॉर, कि मुल्क सिविल वॉर की तरफ चला जाए। उससे बेटर ये है कि हम पार्टीशन अभी एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि अगर अंग्रेजों के रहते पार्टीशन होता है तो जिन्ना पूरा जो पंजाब और बंगाल के हिंदू मेजोरिटी एरियाज हैं, जो नॉन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं, उनका दावा नहीं कर सकते हैं, और जो गवर्नमेंट जो है वो आसानी से सौंपी जा सकती है। तो ये प्रपोजल वीपी मेनन का था कि डोमिनियन स्टेटस के तहत हम दो देशों के लिए अभी तैयार हो जाए, तो दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और दो कंट्रीज। तो ये प्रपोजल उन्होंने दिया, और सरदार पटेल ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, बिकॉज उन्होंने भी देखा कि जो मुस्लिम लीग के जो मिनिस्टर्स थे इन द कैबिनेट, उनका जो बिहेवियर था, और वो पूरी तरह से नॉन कोऑपरेटिव थे, और वो कन्फ्रंट करने ही आए थे कैबिनेट में। वो और ये लियाकत अली खान, उन्होंने तो लाइक ये तक कहा कि यहाँ पर दो ब्लॉक हैं, एक मुस्लिम लीग का ब्लॉक है और एक कांग्रेस का ब्लॉक है। तो वो कन्फ्रंट करने ही आए थे। तो ये चीज सरदार पटेल ने नोटिस कर ली थी, और सरदार पटेल ने एक और स्पीच की थी जब कांग्रेस ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया इन जून 1947, कि अगर हम पार्टीशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हर गवर्नमेंट ऑफिस में पार्टीशन हो जाएगा। हिंदू ऑफिसर जो है वो इंडिया के लिए काम करेंगे, और पाकिस्तान मुस्लिम ऑफिसर्स जो है वो पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। तो और हर चीज को वो साबोटाज करेंगे, तो गवर्नमेंट चलाना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसीलिए इट्स बेटर टू हैव वन पार्टीशन रादर देन टू हैव मेनी पार्टीशंस। तो ये कुछ वजूहात हैं जिस कारण से कांग्रेस और इंडियन लीडरशिप ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया। अच्छा ऋषि जी, एक दफा मैंने अपने कोलीग से पूछा कि पाकिस्तान में इतना एंटी इंडियन सेंटीमेंट क्यों पाया जाता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि 47 में जो हमारे साथ सलूक किया गया, जो फसादात हुए, उसकी वजह से है ये जो है एंटी इंडियन सेंटीमेंट। आप इस आर्गुमेंट को कैसे देखते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि जी 5 लाख मुसलमान उसमें मारे गए, कुछ कहते हैं 10 लाख मुसलमान मारे गए। जैद हामिद ने तो 50 लाख का फिगर भी दे दिया है। देखिए, इसकी स्टार्टिंग हुई है डायरेक्ट एक्शन डे से, जब मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हमारे पास भी अब एक हथियार है और हम उसको यूज भी करेंगे, वी हैव अ पिस्टल एंड वी आर इन अ पोजीशन टू यूज इट। और उनसे पूछा गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या ये आपका डायरेक्ट एक्शन डे नॉन वायलेंट होगा, तो उसी में कह दिया था कि वी आर नॉट दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस एथिक्स नाउ। और मुस्लिम लीग की भी टॉप लीडरशिप ने कहा था कि मुस्लिम्स डोंट बिलीव इन नॉन वायलेंस, और हम खून बहाने के लिए भी तैयार हैं फॉर पाकिस्तान, अपना भी और दूसरे का भी। और जो उस टाइम बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे सोहरावर्दी, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं शामिल था इसमें, और गांधी जी के सामने एक्सेप्ट किया कि या आई वाज रिस्पांसिबल फॉर डायरेक्ट एक्शन डे एंड आई एम अशेम्ड ऑफ इट। तो जब बंगाल का टॉलेस्ट लीडर एक्सेप्ट कर रहा है कि वो उसके लिए शामिल था फॉर द वायलेंस ऑन डायरेक्ट एक्शन डे, सो दिस प्रूव्स दैट लीडरशिप ऑफ मुस्लिम लीग वाज इन्वॉल्व्ड इन वायलेंस। तो इसका रेफरेंस क्या है ऋषि जी के सोहरवर्दी, हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने
अपनी जिम्मेदारी एक्सेप्ट की इसमें? रेफरेंस यू कैन फाइंड इन डीजी तेंदुलकर बुक, क्या बायोग्राफी टाइटल ऑफ, है उसका? बायोग्राफी जो महात्मा गांधी की बायोग्राफी उन्होंने लिखी तो वो डीजी तेंदुलकर ने लिखी थी, उस बुक में आप जो है इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। अच्छा ऋषि जी, आखिर में ये बताइएगा कि अब क्या क्या किस तरह से आगे बढ़ा जाए कि हम ये एक्यूजेशंस एंड काउंटर एक्यूजेशन से अगर निकल सकें। तो अब बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि भाई कश्मीर का जो है, जो प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक सोल्यूशन है वो यही है कि भाई जो स्टेटस को है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, जो इंडिया के पास है वो इंडिया के पास रहे और जो पाकिस्तान के पास है पाकिस्तान के पास रहे। और इस तरह की बात हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट थे एमबी नकवी, उन्होंने काफी साल पहले आई थिंक 1988 में हेरल्ड में एक आर्टिकल लिखा था, द बेस्ट ऑफ एनिमीज। उसमें इस तरह की बात की थी कि 65 की वॉर के बाद हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था एंड वी शुड हैव मूव्ड ऑन। तो आप कैसे देखते हैं इस आर्गुमेंट को? देखिए, यही सिर्फ एक यही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कश्मीर का कि जो स्टेटस को है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए, क्योंकि अगर पाकिस्तान एक्सेप्ट करे ना करे, रियलिटी तो वही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल इज नॉट गोइंग टू चेंज। जो इंडिया के पास है वो पार्ट इंडिया के पास रहेगा, जो पार्ट पाकिस्तान के पास है वो पार्ट पाकिस्तान के पास रहेगा। सो दिस इज द रियलिटी, और पाकिस्तान को ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। इसका और कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। काफी सॉल्यूशन सजेस्ट किए गए हैं कि जोनल प्लेबेसाइट करवा लिया जाए, ओवरऑल प्लेबेसाइट करवा लिया जाए, जॉइंट कंट्रोल कर लिया जाए, काइंड ऑफ कंडोमोनियम कर लिया जाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है और कोई भी ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है कश्मीर डिस्प्यूट का। सो एक्सेप्टिंग स्टेटस को इज द ओनली प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट। अच्छा ऋषि जी, ये बताइएगा कि यूएन रेजोल्यूशंस की बहुत बात की जाती है पाकिस्तान में यस। कि यूएन के रेजोल्यूशंस जो हैं वो अभी भी वैलिड हैं और उनके मुताबिक कश्मीर का मसला रिजॉल्व होना चाहिए। इस आर्गुमेंट को आप कैसे देखते हैं? जो यूएन के रेजोल्यूशंस हैं वो अंडर चैप्टर 6 ऑफ द यूएन चार्टर है और वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। दे आर ओनली रिकमेंडेटरी इन नेचर। वो सिर्फ रेकमेंड करते हैं कि ये सॉल्यूशन हो सकता है, वो कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है वो रेजोल्यूशंस, एंड दे डोंट हैव एनी लीगल यू नो बाइंडिंग स्टेटस। वो बाइंडिंग नहीं है, वो सिर्फ रेकमेंड करते हैं कि ये सॉल्यूशन हो सकता है, दैट्स इट। तो आखिर में ऋषि जी, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानियों को? और कितने आपके दोस्त हैं सोशल मीडिया पे या वहाँ यूनिवर्सिटी में जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो? जी जरूर, दोस्त हैं, काफी दोस्त हैं और काफी प्यार मोहब्बत है सोशल मीडिया पर भी और यहाँ पर भी जो अमेरिका में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनसे। और जहां तक है तो लाइक एम यही होना चाहिए कि जो है पाकिस्तान वो अपनी साउथ एशियन आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करे कि वो साउथ एशियन है, पंजाबी हैं, सिंधी हैं, तो अपनी एथनिक और साउथ एशियन आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करें। और जब ये एक्सेप्ट कर लेंगे और ये जो एक आइडियोलॉजिकल स्टेट का जो एक फितूर सवार है सर पे कि हमें कुछ बनाना है लाइक काइंड ऑफ ए खैलिफेट और समथिंग, वो चीज नहीं होने वाली है। तो एक मॉडर्न स्टेट जब पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा कि यस वी हैव टू बी अ मॉडर्न स्टेट और हमें टाइम के साथ चलना है, तभी जाके मसले हल होंगे। अदरवाइज अगर मीडिएवल स्टेट बना रहेगा पाकिस्तान, तब तक मसले हल नहीं होंगे। पाकिस्तान हैज टू बिकम अ मॉडर्न स्टेट। तो ऋषि जी, आइडियोलॉजिकल स्टेट में क्या हर्ज है? देखिए, बस आइडियोलॉजिकल जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था कि वी शुड नेवर हमें पीछे की तरफ नहीं देखना चाहिए। जो हमें जो है लाइक हम गुजरा हुआ जमाना वापस नहीं ला सकते हैं। उस टाइम की सिचुएशंस अलग थी, उस टाइम की कंडीशंस अलग थी, वो टाइम अलग था, वो प्लेस भी अलग थी, तो वो चीज नहीं होने वाली है आज 21st सेंचुरी में। आप किन लीडरों को एडमायर करते हैं, किन इंटेलेक्चुअल्स को, किन फिलोसोफर्स को, अगर मैं पूछ सकूं आखिर ऑफ में? कोर्स या महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर ने तो पूरी एक बुक लिखी थी पाकिस्तान पे 1940 में, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। लाहौर रेजोल्यूशन पास किया है मार्च 1940 में और इसी के 3-4 महीने के अंदर उन्होंने पूरी एक बुक लिख दी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान, फॉर पाकिस्तान एंड अगेंस्ट पाकिस्तान, उन्होंने दोनों टाइप के आर्गुमेंट्स रखे हैं और लास्ट में यही कहा है कि पाकिस्तान जो टू नेशन थ्योरी है वो नॉनसेंस है और पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है
अगर मुसलमानों को सच में उनके हक चाहिए, वो अपने हक के लिए जो है कंसर्न्ड हैं इन इंडिपेंडेंट इंडिया, तो उसके काफी सारे जो है उसके मैकेनिज्म्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि किए जा सकते हैं, सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए जा सकते हैं। बट अगर मुस्लिम सच में बिलीव करते हैं टू नेशन थ्योरी में, तो हमें पार्टीशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि नेशनहुड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये एक इमोशनल फीलिंग होती है, दैट इज एन इमोशनल थिंग। तो हमें, अगर मुस्लिम्स बिलीव करते हैं टू नेशन थ्योरी में, तो हमें पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये आर्गुमेंट दिया। और उन्होंने काफी इलेबोरेट आर्गुमेंट्स दिए हैं इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान, एंड देन ही लेफ्ट इट टू द पीपल टू डिसाइड। और डॉक्टर अंबेडकर की ये बात बड़ी रिमार्केबल है कि उन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, मेन उनकी कंट्रीब्यूशन थी, वो हेड थे उस जो ड्राफ्टिंग कमीशन कमेटी, जी, ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और वो दलित, बेसिकली दलित थे। यस और उन्होंने हिंदुइज्म पे भी बहुत क्रिटिसिज्म किया है, यस। और एक सेरेमनी में, बड़ी सेरेमनी में उन्होंने हिंदुइज्म छोड़ने का भी ऐलान किया था। इसके बावजूद वो आज भी इंडिया में हीरो के स्टेटस को एंजॉय कर रहे हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ? बिकॉज जो उनकी आइडियोलॉजी थी, जो उनके थॉट्स थे फॉर इक्वालिटी, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उनका कंट्रीब्यूशन है, इतना इतना वास्ट कंट्रीब्यूशन है उनका, ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन थे, और जो उन्होंने जैसा जो मतलब, और वही नहीं, इकोनॉमिक्स में भी उनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, सो ही वाज रियली अ पब्लिक इंटेलेक्चुअल। सो ऋषि जी, थैंक यू वेरी मच। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को ये इंटरव्यू पसंद आएगा, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पे कमेंट करें, और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि भाई किस तरह से इस चैनल को मज़ीद बेहतर किया जा सकता है और कितने लोग इसको देख रहे हैं। तो इसी के साथ सब दोस्तों से थैंक इजाज़त यू सो चाहता हूँ। मच, थैंक यू। खुदा हाफिज़।